जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वंश स्टडी पर। और आज बात करेंगे मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन की, जिसमें पहला ही प्रश्न है, पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है। पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो चार ऑप्शन में से एक बिल्कुल ठीक आंसर है, जो कि है यकृत। कौन सा है? यकृत, यानी कि लीवर। ठीक है, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। और लीवर में ही ये बी बार है, जो विटामिन होता है बी बार है, वो कहाँ एकत्रित होता है? लीवर में एकत्रित होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और एक चीज और याद रखना लीवर के बारे में, जो पित्त का निर्माण होता है, जो पित्त का निर्माण होता है वो यकृत के द्वारा होता है, और पित्त जमा होता है पित्ताशय में। कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य के केंद्र में कौन सी क्रिया होती है? तो सूर्य के केंद्र में कौन सी क्रिया होती है, ये आपको बताना है। सूर्य के केंद्र में कौन सी क्रिया होती है? ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं, सूर्य के केंद्र में कौन सी क्रिया होती है? नाभिकीय संलयन। कौन सी होती है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है सूर्य के केंद्र में। ठीक है जी। और इस पर नाभिकीय संलयन पर एक प्रश्न और आप याद रखना है, जो हाइड्रोजन गैस है वो हीलियम गैस में बदल रही है। यानी कि सूर्य के जो केंद्र में कौन सी गैसें विद्यमान होती हैं? हाइड्रोजन और हीलियम होती हैं। और ध्यान रखना, और एक और आप ध्यान रखना है, हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन जो बम है वो भी, हाइड्रोजन बम, ध्यान रखें, हाइड्रोजन बम भी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर काम करता है। और हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था एडवर्ड जेनर ने। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने। ठीक है जी। इसी के साथ अगर बात करें पहले ऑप्शन की, तो नाभिकीय जो विखंडन है उस पर परमाणु बम काम करता है। नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम आधारित है। और परमाणु बम का आविष्कार किया था ऑटो हॉर्न ने। किसने किया था? ऑटो हॉर्न। वैसे तो दो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने परमाणु बम का आविष्कार किया, लेकिन आपके पेपर में ऑटो हॉर्न ही आने वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट प्रश्न है, थर्मामीटर में किसका प्रयोग होता है? थर्मामीटर में किसका प्रयोग होता है, ये बताना है। तो थर्मामीटर में होता है Hg का प्रयोग। Hg बोले तो पारा, और पारा का दूसरा अन्य नाम है मरकरी। ठीक है जी। मरकरी, जो मरकरी बोले पारा बोले एक ही बात है। ये जो पारा है ये डी ब्लॉक के तत्व में पाया जाता है। आवर्त सारणी में कहाँ होता है? डी ब्लॉक में होता है। और डी ब्लॉक के तत्व क्या कहलाते हैं? संक्रमण तत्व कहलाते हैं। कैसे तत्व कहलाते हैं? संक्रमण तत्व। डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। और उसमें भी जो डी ब्लॉक होता है उसमें अगर आपसे पूछे अंतिम तत्व कौन सा है, अंतिम तत्व बताएं, तो अंतिम तत्व बताना पड़ेगा Hg ही है, पारा है। ठीक है, जो थर्मामीटर में प्रयोग होता है। कोई क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न है, नेत्रविहीन के लिए पढ़ने वाली लिपि किसने विकसित की थी? तो चार ऑप्शन में से ठीक आंसर है इसका ग्राम बेल ने। ठीक है, ग्राम बेल ने नेत्रविहीन लिपि को सबसे पहले विकसित किया था। और इसके साथ ऑप्शन सी पे किसी की बात करें तो आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल दिया था। और ऑप्शन डी की बात करें तो विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, बल की इकाई क्या है? बहुत मोस्ट है, बल की इकाई क्या है? तो बल की इकाई एसआई पद्धति में पूछे, एसआई पद्धति में ये में थोड़ा यहाँ से यहाँ जाए बताते हैं। बल की इकाई या बल का एसआई मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन। और बल का जो सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है, ठीक है, वो क्या होता है? सीजीएस पद्धति में डाइन होता है, जो ऑप्शन बी में लिखा है डाइन। क्या होता है? डाइन।
ठीक है ना। इसी का सी ऑप्शन की भी बात कर लीजिए, अर्क किसका मात्रक है, तो ये CGS पद्धति में ऊर्जा का मात्रक है। किसका मात्रक है, ऊर्जा का। ऊर्जा का CGS पद्धति मात्रक अर्ग होता है, जबकि SI पद्धति में ऊर्जा का जो मात्रक है वो क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, जूल। एम्पियर, चौथे ऑप्शन में अगर हम जाएंगे तो एम्पियर विद्युत धारा का SI मात्रक है, ये भी आपको याद रखना है। शराब का नेक्स्ट प्रश्न है, शराब का सूत्र होता है, शराब का सूत्र क्या होता है, तो ये होता है C2H5OH, यानी कि एथिल अल्कोहल को ही हम कहते हैं शराब। ठीक है जी, एथिल अल्कोहल शराब होता है। दूसरे ऑप्शन की बात करें CH3CO, ये मैथिल अल्कोहल होता है, मैथिल अल्कोहल होता है, मैथिल अल्कोहल। और यहाँ पर एक प्रश्न और सुन लीजिए, मैथिल अल्कोहल को जहरीली शराब कहते हैं, जहरीली शराब। जिसके पीने से अंधापन आ जाता है वो मैथिल अल्कोहल ही है, यानी CH3OH ही है। इसी के साथ CH4 की बात करें, मेथेन, ये मेथेन है। और CNG में, CNG का प्रमुख जो घटक है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका फुल फॉर्म है। और इसका जो मुख्य घटक है CNG का वो मेथेन ही होता है। मेथेन को मार्स गैस कहते हैं, आप मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। दलदली स्थानों से मीथेन गैस निकलती है, धान के खेत से मेथेन गैस निकलती है, भैंस की जुगार जो होती है जिसमें झाग उत्पन्न होते हैं, जो गाय मुंह चलाती है उसमें झाग जो होता है वहाँ भी मेथेन गैस होती है। इतनी सारी चीज़ों को आप याद रख सकते हैं। इसी के साथ में एक प्रश्न हुआ C2H4, यानी कि C2H4 ये जो होता है एथिलीन होती है। क्या होती है, एथिलीन। पन्नी बनाने में इसका उपयोग होता है, पॉलीथीन बनाने में एथिलीन प्रयोग होती है। और एक गैस वेल्डिंग में इसका उपयोग होता है, गैस वेल्डिंग में भी इसका उपयोग होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट है, लेंस की फोकस दूरी मापी जाती है, ये प्रश्न है। लेंस की फोकस दूरी किस में नापी जाती है, तो ये डायोप्टर में नापी जाती है। किस में नापी जाती है, डायोप्टर में नापी जाती है। कैरेट में सोने की शुद्धता नापी जाती है। ठीक है, ये भी ध्यान रख सकते हैं। प्रश्न 8 है आपका, किसी वस्तु का न्यूनतम भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा सही आंसर है। और विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा भी कहते हैं, भूमध्य रेखा। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। इसी के साथ में विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। और दूसरे प्रश्न की बात करें, पहला जो ऑप्शन है ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ये भी याद रखेंगे, ये भी आपको याद रखना है। ध्रुवों पर कहा क्या होता है, अधिकतम। ठीक है, ध्रुव पर कैसा होता है, अधिकतम, ये लिख लीजिए आप। और पृथ्वी के केंद्र पर कैसा होता है, शून्य होता है। कैसा होता है, शून्य। नेक्स्ट प्रश्न है, हेपेटाइटिस बी जो यकृत को प्रभावित करता है, तो ये क्वेश्चन ऐसे ही आता है, हेपेटाइटिस बी शरीर के, मनुष्य के किस शरीर को प्रभावित करता है, तो यकृत बोले तो लीवर को प्रभावित करता है। तो ये एक वायरस जनित रोग है। किससे होता है, वायरस। ठीक है, और वायरस की खोज की थी इवान विस्की ने। किसने की थी, इवान विस्की ने। ये आपको ध्यान रखना है। 10वें प्रश्न की बात करेंगे, प्रश्न संख्या 10 है। इसमें पूछा जा रहा है आपसे, किस गैस का गंध एक सड़े अंडे जैसा होता है। तो यह आप अपना ऑप्शन, सोडियम भी नहीं है इसमें सही, एल्युमिनियम भी नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं है। तो इसमें सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, वो होती है हाइड्रोजन सल्फाइड। इसको मैं लिख देता हूं हाइड्रोजन, इसे सही कीजिए, हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है वो, हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस है उसमें से सड़े अंडे की जैसी बदबू आती है। इसका रासायनिक सूत्र होता है H2S। ये आपको ध्यान रखना है।
ठीक है, तो ऑप्शन चौथा रहेगा इसमें। सोडियम तो एक तरह से आप यहाँ पर ये मिस्टेक था, सोडियम तो एक गंधहीन गैस है, इसमें गंध नहीं होता, गंधहीन होती है, कोई गंध नहीं होती सोडियम में। सोडियम चाकू से काटे जाने वाली धातु होती है, सबसे मूल्यवान धातु होती है, ठीक है। कैरोसिन में से, कैरोसिन के तेल में, मतलब कैरोसिन में से डुबो कर रखा जाता है, खुले में रखने पर आग पकड़ लेती है, ये सोडियम की व्यवस्था है, विशेषता है। नेक्स्ट है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो प्रोटीन की फैक्ट्री भैया लाइसोसोम है, ठीक है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइसोसोम को कहते हैं, राइबोसोम को क्या कहते हैं? राइबोसोम को। क्लियर है इतना? प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? उसी के साथ लाइसोसोम की बात करें तो आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? मैं लिख देता हूं यहां पर, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्यों कहते हैं ये मैंने आपको पढ़ाया था। यहां पर वन लाइनर प्रश्न है, सबको कंप्लीट करके चलें। सेलुलोज का उपयोग कहाँ है आपके प्रश्न में? कैसे आता है सेलुलोज? पादप कोशिका भित्ति, पादप कोशिका भित्ति या पेड़ पौधों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिका कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहते हैं? कोशिका शक्ति केंद्र किसे कहते हैं? इंग्लिश में पावर हाउस कह सकते हैं, ठीक है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? कोशिका का ऊर्जा केंद्र किसे कहते हैं? ये सारे प्रश्नों का एक ही आंसर है, माइटोकांड्रिया। किसे कहते हैं? माइटोकांड्रिया। नेक्स्ट है प्रश्न, मानव द्वारा संश्लिष्ट किया गया पहला रेशा कौन सा था? मानव द्वारा संश्लिष्ट किया गया पहला रेशा कौन सा था? तो वो ऑप्शन ए ठीक है, नायलॉन था। क्या था? नायलॉन। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पर, पीबी यानी लेड, पीबी जो होता है वो लेड होता है, ठीक है। और लेड का यहाँ पर क्वेश्चन है, पीबी यानी लेड या सीसा बोले, निम्न में से किसे प्रभावित करता है? तो जिगर को भी प्रभावित करता है, गुर्दे को भी, मस्तिष्क को भी, यानी कि उपयुक्त सभी ठीक होगा इसका आंसर। प्रश्न संख्या 14 से बाद 15 पे बात करेंगे। 15 के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, सबसे भारी धातु कौन सी है? तो चारों ऑप्शनों में से सबसे भारी धातु है ओस्मियम, ठीक है, और सबसे हल्की धातु है लिथियम। लिथियम का संकेत Li होता है। और आवर्त सारणी की पहली धातु अगर आपसे पूछी जाती है तो लिथियम होता है, यानी आवर्त सारणी का पहला तत्व हाइड्रोजन होता है। तो हाइड्रोजन ना तो धातु है ना अधातु है, इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है आवर्त सारणी की पहली धातु, तो लिथियम बताएंगे, ठीक है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के अभाव में हम आग नहीं जला सकते, ये ध्यान रखना है। 16 यानी सेक्शन सेकंड स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर, यानी जनरल नॉलेज के लिए, ठीक है। आइए इसके बारे में भी जानते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक जो था व्यक्ति, उसने सांकेतिक मुद्रा को शुरू किया था, ठीक है। ये क्वेश्चन था आपका प्रश्न था, सांकेतिक मुद्रा निम्न में से किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी बख्तियार काकी की याद में, ठीक है, जिसे इल्तुतमिश पूरा करवाता है, ये आप याद रखेंगे। इसी के साथ एक अलाउद्दीन खिलजी का भी प्रश्न है, अलाई दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? जो कुतुब मीनार का मेन गेट है दिल्ली के अंतर्गत ही, ठीक है। अलाई दरवाजा का निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, यहां ध्यान रखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी ने। प्रश्न 17 है, पृथ्वी की सतह का कितना भाग जल से ढका है? तो पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से भरा है, ढका हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं 71% क्या होता है?
71% जल होता है, ठीक है, जल 71% है, और 29% आपका स्थल है। तो लगभग लगभग अगर बात करें तो 100% में 4 हिस्से होते हैं, तो 71% है, तो हम 3% हम कह सकते हैं जल है और 1% स्थल है, यानी 3/4 इसका ठीक आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ठंडा रेगिस्तान, ठंडा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो ये लद्दाख में स्थित है ठंडा रेगिस्तान, इसको याद रखना है। और लद्दाख में ही दुनिया का सबसे ऊंचा ग्लेशियर लेह लद्दाख स्थित है, ठीक है। लद्दाख दुनिया का, लद्दाख में ही दुनिया का सबसे ऊंचा ग्लेशियर, ठीक है, सियाचिन, जिसका नाम है सियाचिन, ये स्थित है सियाचिन, ठीक है जी। यहीं पर एक क्वेश्चन और आप याद रख सकते हैं, ठंडा रेगिस्तान बात कर रहा है तो लद्दाख बताएं आंसर, और गर्म रेगिस्तान की बात कर रहा है, गर्म रेगिस्तान, तो आप सही आंसर बताएं कौन सा? थार रेगिस्तान। कौन सा? थार रेगिस्तान, राजस्थान में। अनेकता में एकता का विचार किसके द्वारा दिया गया था? अनेकता में एकता का विचार किसके द्वारा दिया गया था, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हो सकता है आपकी लाइफ के लिए, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है जी, ये आप याद रखेंगे। एक और प्रश्न मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर, सुभाष चंद्र बोस 1943 में आजाद हिंद की फौज, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? 1943 में आजाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ की थी? ये क्वेश्चन आ जाएगा, दोबारा सुन लीजिए। 1943 में आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये सिंगापुर में की गई थी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंद्रधनुष अभियान संबंधित है, तो ये वन लाइनर प्रश्न है, आपको एक बात याद रखना है, बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है। धन विधेयक को, धन विधेयक को प्रस्तुत कहाँ किया जाता है? तो धन विधेयक जो प्रस्तुत किया जाता है वो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा निम्न सदन है, लोकसभा कैसा है? निम्न सदन, जिसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष, ठीक है जी। और इसके सदस्यों की जो न्यूनतम उम्र है लोकसभा के, वो होती है 25 वर्ष। इसी प्रकार राज्यसभा उच्च सदन है, उच्च सदन है, और इसके सदस्य को कार्यकाल कितना होता है? 6 साल होता है, यानी 6 वर्ष होता है। और जो न्यूनतम उम्र है वो 30 होती है। कितनी होती है? 30 वर्ष होती है। यहीं पर बात करें, भारत में कानून किसके द्वारा बनाया जाता है? तो संसद के द्वारा कानून बनाया जाता है, ठीक है जी। कौन सा ग्रह लाल गेंद की भांति प्रतीत होता है, ये आपको बताना है। कौन सा ग्रह लाल गेंद की भांति प्रतीत होता है? तो मंगल ग्रह, या मंगल लिखेंगे इसको सही, मंगल ग्रह लाल गेंद की भांति प्रतीत होता है। बृहस्पति ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। क्लियर है इतना? प्रश्न संख्या 23 के बाद 23 पर बात करेंगे। बुद्ध की मृत्यु निम्न में से कहाँ हुई? प्रश्न है, बुद्ध की मृत्यु निम्न में से कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा, कहाँ हुई थी बुद्ध की मृत्यु? कुशीनगर में। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? उपदेश कहाँ दिया था? तो सही आंसर होगा सारनाथ में दिया था। और सबसे ज़्यादा जो उपदेश दिए थे वो श्रावस्ती में दिए थे।
यानी हम कह सकते हैं श्रावस्ती में ही सबसे ज़्यादा जीवन उनका बीता था। नेक्स्ट प्रश्न है, एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसके द्वारा दिया गया? एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसके द्वारा दिया गया? तो हिटलर के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? हिटलर के द्वारा। और ये जर्मनी का तानाशाह था। कहाँ का था? जर्मनी का तानाशाह था। और इसकी एक पुस्तक बहुत मोस्ट है, मीन कैंप। ये आपको ध्यान रखनी है। मीन कैंप किसकी आत्मकथा है? हिटलर की आत्मकथा है। ठीक है जी। 25वां प्रश्न है, 15वीं जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? यहाँ पर कितना प्रतिशत है ये आपको लिखना चाहिए, थोड़ा क्वेश्चन में मिस्टेक है। तो ये 17.5% है। ये एक लाइन में आपको ध्यान रखना है। ठीक है। भारत में प्रथम बार ऑनलाइन वोटिंग करने वाला जो राज्य था वो गुजरात राज्य था। कौन सा था? गुजरात राज्य। अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस मनाया जाता है, ये 22 मार्च को मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस ये 12 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है जी। और 17 नवंबर को क्या मनाते हैं? 17 नवंबर को विद्यार्थी दिवस मनाते हैं। विद्यार्थी दिवस ये 17 नवंबर को मनाया जाता है। एक और आपको याद रखना है क्वेश्चन अलग से, 27 नवंबर नहीं, 27 अक्टूबर, जो 27 अक्टूबर है उसको कौन सा दिवस मनाते हैं? उसको इन्फेंट्री दिवस मनाते हैं। इन्फेंट्री दिवस, इन्फेंट्री दिवस, यानी कि इसको हम हिंदी में कन्वर्ट करें तो पैदल सेना दिवस। सेना दिवस ये कब मनाया जाता है? ये आपका मनाया जाता है 27 अक्टूबर को। क्लियर है इतना? नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 28 की बात करेंगे। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो जैसा कि आप जानते हैं विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। ठीक है। 29 प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 29 है, सबसे बड़ा गुफा मंदिर निम्न में से कौन सा है? तो एक लाइन का ही प्रश्न है, इसे याद रखें। कैलाश मंदिर जो है वो विश्व का सबसे बड़ा गुफा मंदिर है, विश्व का ही सबसे बड़ा गुफा मंदिर है। और ये एलोरा महाराष्ट्र में स्थित है। एक बात और मैं करूँगा यहाँ, केदारनाथ मंदिर ये किस नदी के किनारे स्थित है? केदारनाथ मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है ये आपको बताना है। तो किस नदी के किनारे स्थित है केदारनाथ मंदिर? बताइए जल्दी से। मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। और बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? तो आलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। और जब मंदाकिनी आलकनंदा की जो संयुक्त धारा है वो देवप्रयाग में जाके गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन ये आता है कि गंगा नदी का नाम गंगा कहाँ से पड़ता है? तो उत्तराखंड के देवप्रयाग से बनता है। ठीक है। और गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। ये याद रखना है। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। और एक लास्ट प्रश्न सुन लीजिए, जब गंगा नदी लास्ट में बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो मेघना के नाम से गिरती है। मेघना किसके नाम से गिरती है? मेघना के नाम से। और ये मेघना ब्रह्मपुत्र की और गंगा की संयुक्त धारा का नाम है, ये भी याद रख सकते हैं। लास्ट प्रश्न है इस सेक्शन का, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। सरयू नदी के किनारे अयोध्या स्थित है। हुगली नदी के किनारे कलकत्ता स्थित है। क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन स्थित है। क्या है? क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन, मध्य प्रदेश का। तो सेक्शन सेकंड संपन्न हुआ। थर्ड की बात करें
तो इसमें मैथ के प्रश्न आप पढ़ेंगे। मैथ के प्रश्न साझा किए हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। आपसे पूछा जा रहा है 912, 301, 384 और 555 को अवरोही क्रम में रखने पर तीसरा होगा। अवरोही क्रम होता है, अवरोही क्रम बड़े से छोटा, तो पहला सबसे बड़ा है 912, उसके बाद है 555, उसके बाद है 384 और उसके बाद है 301। तो ये अवरोही क्रम लिखा, तो पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, 384 सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है 10 1/2 प्लस का 10 45 का मान होता है 1, तो 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो ये एलसीएम आएगा 2, 2 का इसमें गुणा करेंगे 2 एकम 2 और 1 3/2, यानी कि सही ऑप्शन होगा पहला ऑप्शन सही है इसका। इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से समझें। एक चुनाव में ए और बी ने मिलकर 2000 रुपये लिए। ए और बी ने मिलकर कितना? 2000 रुपये। ठीक है जी। ए और सी ने मिलकर कितना लिया? मत जो लिया वो 1500 मत लिया। और बी और सी ने कितना मत लिया? बी और सी ने कितना मत लिया? 800 मत लिया। ठीक है। अब पूछ रहा सी का मत बताएं। तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बता रहा हूं जिसमें आप ए भी निकाल सकते हैं, बी भी निकाल सकते हैं और सी भी निकाल सकते हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पे सिर्फ सी बताओ, तो सी निकालने का तरीका सीखें। तो जहां सी पूछा जा रहा है तो जिसमें भी सी है, तो इसमें सी है और इसमें सी है, तो इन दोनों को तो जोड़ दो। तो जोड़ दो इनको, तो टोटल कितना हो जाएगा? 1500 और 800 टोटल हो जाएगा 2300। कितना हो जाएगा? 2300। अब पहले वाले में सी नहीं है तो इसमें से 2300 में से 2000 घटा दो तो आ जाएगा 300। तो जो ये आएगा यही होगा आपका सी का वैल्यू। मेरी बात दोबारा सुन लीजिए, सी का पूछा जा रहा है तो सी, जिसमें सी है उन दोनों को जोड़ेंगे, जिसमें सी नहीं है उसको घटाएंगे, तो सी का वैल्यू निकल के आ जाएगा 300 रुपये। अब ए और बी आपको निकालने हैं। एक लड़का 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल गया। कितनी स्पीड से गया? 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। यहाँ ध्यान दें, 12 की स्पीड से गया और वापस जो आया वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आया। तो उसकी टोटल औसत चाल कितनी आएगी? एवरेज चाल कितनी आएगी? औसत चाल जो होगी वो, इनका एलसीएम ले लीजिए। टोटल दूरी होगी 12 और 8 का एलसीएम 24 टोटल दूरी होगी। 12 दूनी 24, 2 घंटे जाने के होंगे, 8 दिया 24, 3 घंटा आने के होंगे। एक जाने की चाल है, एक आने की चाल है, चाल 2 है, 2 से गुणा करें तो हो जाएगा 24 दूनी 48। कितना हो जाएगा? 24 दूनी 48 बटे 3 और 2 5, यानी 48 किलोमीटर जाने में 5 घंटे से भाग करेंगे तो टोटल एवरेज चला जाएगी 48 बटे 5। अब आपसे पूछा जा रहा है 50 मिनट में लगे, उसे आने जाने में 50 मिनट लगे तो घर से स्कूल की दूरी बताओ। दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल कितनी आई? 48 बटे 5 और समय कितना बता रहा है? 50 मिनट में बताना है। 50 बटे 60, मिनट को 60 से भाग कर देंगे तो घंटे में चेंज हो जाएगा। ठीक है, 0 0 कट गया और 5 से 5 कट गया, 6 से कट जाएगा 8 बार, तो टोटल दूरी 8 किलोमीटर, यानी कि सही ऑप्शन ए होगा। बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें तो ये लिख रहा है 4a की पावर 2 माइनस 9b की पावर 2। तो आप 4 को भी आप क्या करेंगे? ध्यान दें, 2a की पावर 2 माइनस 3b की पावर 2, ये बन जाएगा पूरा a का वर्ग, ये बन जाएगा b का वर्ग। इसे एक बार जोड़ दो तो 2a प्लस का 3b और एक बार घटा दो 2a माइनस का 3b। ठीक है, तो ये ऑप्शन किस में लिख रहा है? बी में लिखा हुआ है। सही आंसर सेकंड वाला हो जाएगा। जब भी आपको a का वर्ग माइनस b का वर्ग दिखेगा तो एक बार दोनों को जोड़िए, एक बार दोनों को घटाइए और दोनों की गुणा कर दीजिए या फिर गुणा में ऐसे ही लिख दीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी ठीक है। प्रश्न संख्या 36 की बात करेंगे। एक गोलाकार बेलन का आयतन क्या होगा जिसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है? ऊंचाई 40 सेंटीमीटर दे रखी है और जो आधार है, ये आधार की त्रिज्या है, यहाँ थोड़ा ध्यान रखें, आधार की त्रिज्या, ये लाइन लिख लीजिए इसमें।
ये यहाँ पर बेटा एक बार करेक्शन कीजिए, आधार की त्रिज्या, ये कितनी दे रखी है? 3.5 है, 3.5 को लिखते हैं 7 का आधा 3.5 होता है, 7/2। बोलो कोई दिक्कत? आधार की त्रिज्या और ऊंचाई कितनी दे रखी है? 40 सेंटीमीटर है। तो इसका आयतन बताना है। तो बेलन का आयतन होता है, आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है? 7/2 और आर स्क्वायर है इसमें, तो 7/2 गुणा एच कितना है? 40। बेलन का जो आयतन है फिर से लिख लीजिए, वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई का मान हमने लिख दिया 22/7, आर स्क्वायर का मान आर गुणा आर और एच का मान 40 दे रखा है। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी, कोई दिक्कत? 2 दूनी 4 से कितनी बार कट जाएगा? 10 बार कटेगा। और 22 की 7 में गुणा करेंगे तो 154 और 10 की गुणा करेंगे तो 1540 वर्ग सेंटीमीटर की क्यू आएगा, 1540, जो कि ऑप्शन 1540 देखिए पहले में नहीं है, 15.40 वर्ग सेंटीमीटर दिया, तो ये इसका आंसर नहीं है। तो चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक होगा, ठीक है जी। सही आंसर कौन सा है इसका? 4th आएगा, 1540 वर्ग घन सेंटीमीटर, ठीक है। 37वां प्रश्न, 37वां प्रश्न, ये इस तरह के जो प्रश्न होते हैं, 2187 की पावर कितना दिया है? 3/7। तो नीचे नीचे 7 दे रखा है, तो इसके फैक्टर 7 होंगे। और ठीक है, किस में होंगे ये आपको देखना है। तो 2187 को आप इस तरह से काट लीजिए, तो आप देखेंगे कितने से कटे? 3 7 21, 3 दूनी 6, 3 9 27, 3 से काटे 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 300। इसी के बाद 3 8 24, 3 से काटेंगे 3 से 27 बार, तो 27 को 3 लिखेंगे तो 3 तो ये हो जाएंगे 3 4 5 6 7, इसे लिखा जाएगा 3 की पावर 7 और उसकी पावर 3/7। जब भी ब्रैकेट हटाएंगे तो गुणा हो जाएगा 3 की पावर 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 3 की पावर 3, यानी कि टोटल 27 आंसर आपका तैयार हो जाएगा। ऑप्शन ए ठीक है। प्रश्न 29 की बात कीजिए, 29 नहीं 38 की बात करेंगे, 38 पर पहुंच गए हम। 37 का ऑप्शन 27 आया था, 38 की बात करें। यहाँ भी 2 महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या जैसा कि आप जानते हैं 1 होती है, और सबसे छोटी पूर्ण प्राकृत संख्या क्या होती है? वो 0 होती है। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर है। स्क्वायर का क्षेत्रफल दे रखा है कितना? 121 सेंटीमीटर। भुजा की लंबाई बताओ। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा की पावर 2 होता है, ठीक है। और ये कितना दिया? 121 भुजा की पावर 2, यानी कि भुजा की पावर 2 121 है, तो भुजा आ जाएगी आपकी कितनी? भुजा आ जाएगी 11 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन सी इसका ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, 99/198 गुणा 198/99 प्लस का 0/100 गुणा 99/198। तो देखो भाई 99, इस वाले 99 जीरो में गुणा करेंगे तो ये सारा पार्ट जीरो हो जाएगा, और 198 से 198 कट जाएगा, 99 से नहीं, तो एक तो यहाँ आएगा, ये प्लस का साइन, और इधर की वैल्यू जीरो हो जाएगी। सही आंसर 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सेकंड ठीक कीजिए इसमें। 41 है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे थोड़ा ध्यान से सीखें। 0.319 को भाग करना है 2.9 से। अब देखो भाग करने का तरीका आपके पास कई हो सकते हैं, ठीक है। मैं सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ कि इसमें पॉइंट कितना छोड़ के लग रहा है? 1, इसमें कितना लग रहा है? 3, तो इसके पॉइंट बराबर कर लीजिए। ये भी अब 3 हो गया जीरो लगा के, ठीक है, और इसमें कितना हो गया? 3, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। और 29 से पहाड़ा पड़ेंगे 319 में, तो 29 से कम 29, 2 बचेगा, 29 से कम 29, 11 बार कटेगा, ये 11 बट्टे हो जाएगा नीचे 100, कितनी जीरो? 2 जीरो, तो 2 अंक छोड़ के दशमलव लगेगा, यानी कि ऑप्शन
कौन सा? सेकंड ठीक है इसका। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 9/8 है। विक्रय मूल्य जो है वो क्रय का कितना है? क्रय मूल्य का 9/8 है। तो मैंने बताया था इसका वैल्यू क्या आएगा? 9, और इसका वैल्यू आएगा 8, यानी ऊपर वाले का वैल्यू नीचे वाला होता है। यानी क्रय मूल्य कितना हुआ? क्रय मूल्य हुआ आपका 8 और विक्रय मूल्य हो गया आपका 9। बोलो कोई दिक्कत? तो 8 रुपये की चीज़ 9 में बेची जाए तो 1 का लाभ होगा। 1 का लाभ होगा तो किस पर होगा? 8 पर होगा, गुणा 100। तो 4 दूनी 8, 4 से कट जाएगा 25, और 25 में 2 का भाग देंगे तो 12.5 आएगा। यानी 25 में हम 2 का भाग देंगे तो 12.5 आएगा। यानी ऑप्शन फर्स्ट ठीक है। प्रश्न संख्या 43 पर पहुंच गए हम। 24 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल को 34 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल के साथ आपस में किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 30 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए? एक 24 रुपये का चावल लिया, एक 34 रुपये का चावल लिया, ठीक है। दोनों को किस अनुपात में मिलाएं? दोनों को मिलाने की बात कर रहा है। टोटल मूल्य कितना हो जाना चाहिए? 30। तो 30 को बीच में रखेंगे और एलिकेशन मेथड लगाएंगे। 34 और 30 का अंतर होगा 4, और 24 और 30 का अंतर होता है 6। सही आंसर होगा 4:6। इसे 2 से काट सकते हैं 2, और ये 2 से कटेगा 3। या तो 2:3 होगा या 4:6, यानी ऑप्शन सेकंड में 2:3 दिया है। ये बिल्कुल इसका ठीक आंसर है। क्वेश्चन है 44। किसी कक्षा के 60 लड़कों में 40 लड़कों की औसत उम्र 15 वर्ष है और शेष लड़कों की उम्र 17 वर्ष है। पूरी कक्षा की औसत उम्र बतानी है आपको। तो 60 तो टोटल विद्यार्थी हैं, जिसमें से 40 की औसत जो उम्र है वो है 15, एवरेज आयु जो है, ठीक है। तो टोटल योग बनेगा 600, मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों की। उसी प्रकार जो शेष बचेंगे वो शेष कितने बचेंगे? 60 छात्र से 40 की है तो शेष 20 बचे, और उनकी एवरेज आयु कितनी दे रखी है? 17। तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 17 दूनी 34, 340 इनका योग बनेगा। कुल योग कितना होगा? कुल योग इनको जोड़ दीजिए, 940 होगा। ये 940 कितनी संख्याओं का योग है? यानी कितने लड़कों का योग है? 60 का। 60 से इसमें भाग करेंगे फिर से एवरेज आ जाएगा, यानी 94/6। 2 से 3 बार कटेगा, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, यानी 47/3 आएगा। 47 में 3 का भाग देंगे तो ये 15 दशमलव कुछ आएगा, 3 आएगा। तो इसमें सही ऑप्शन दिया है 15 वर्ष लगभग में, ठीक है। इस सेक्शन का लास्ट प्रश्न है। एक धावक 200 मीटर दौड़ 24 सेकंड में पूरी करता है, उसकी चाल बताओ किलोमीटर प्रति घंटा में। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी 200 मीटर है और समय है 24 सेकंड, ठीक है। 2 से काटेंगे 100 बार कटेगा, 2 से कटेगा 12 बार, 4 से 3 बार कटेगा और 4 से कटेगा 25 बार। यानी कि टोटल जो आपकी चाल आएगी वो आएगी 25/3 मीटर प्रति सेकंड। अब 25/3 मीटर सेकंड होना चाहिए इसमें आंसर, लेकिन वो पूछ रहा है किलोमीटर प्रति घंटा बताओ। तो इसमें क्या करोगे आप? 18/5 लगाएंगे। क्या लगाएंगे? 18/5। तो 3 से कट जाएगा 6 बार और 5 से कट जाएगा 5 बार। तो 6 की 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो इस वाले 5 की 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 30 आएगा, यानी ऑप्शन डी इसका ठीक होगा। मोतियाबिंद आंख में होता है तो निमोनिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़े प्रभावित होते हैं, ठीक है। सी, एक्स समानुपात डी। आगे क्या आएगा? सी का कोड 3 होता है, इसका कोड 24 होता है, इसका कोड 4 होता है। तो 24 और 3 27, यानी एक दूसरे के विपरीत हैं। इसी प्रकार यहाँ भी 23 और 4 27 हो जाएगा, एक दूसरे के विपरीत, यानी 23 पर होता है डब्लू, यानी कि डब्लू सही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। 48 प्रश्न संख्या 48 है। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, -2 करेंगे तो 34 आएगा। इसी प्रकार 9 का वर्ग 81, -2 करेंगे तो 79 आपका सही आंसर होगा।
विकास ने कहा, लो भाई, विकास ने कह रहे हैं, क्या कहा? वह लड़का, ये कोई लड़का है, मेरे माताजी के पति, इसके कोई माता हैं, उसके पति, यानी कि विकास के पिता का क्या है? पुत्र है। पुत्र बोले तो नाती है ना, और ठीक है, विकास के पिता का पुत्र है, तो वो विकास का क्या बनेगा? लड़का होगा। क्या होगा? पुत्र होगा, ये ध्यान रखना है। तो लड़का विकास से किस प्रकार संबंधित है? तो पुत्र का, ऑप्शन सेकंड इसका बिल्कुल ठीक आंसर है। इस वीडियो के लास्ट प्रश्न की बात करेंगे। कमला पूर्व की ओर 2 किलोमीटर जाती है और फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर जाती है। इसके बाद वह पूर्व की ओर मुड़ती है और 4 किलोमीटर जाती है। पुनः वह उत्तर की ओर मुड़कर 18 किलोमीटर जाती है। वह अपने प्रारंभिक स्थान से अब कितनी दूर है? ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। कमला यहाँ से चलना स्टार्ट करेगी पूरब की ओर। मान लीजिए पूरब की ओर कितनी गई? 2 किलोमीटर गई। ठीक है, फिर वहाँ से नीचे की तरफ कितना गई? 10 किलोमीटर गई। एक बार मैं दोबारा से बना रहा हूँ इसको। कमला यहाँ चलाएं, नीचे पहली लाइन लिखिए, दोबारा से लिखिए। कमला पूरब की ओर, मान लीजिए यहाँ से पूरब की ओर 2 किलोमीटर चली। ठीक है, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चली। दक्षिण नीचे की तरफ आएगा और 10 किलोमीटर नीचे की तरफ जाएगी। ठीक है, और 4 किलोमीटर इसके बाद पूरब की ओर मुड़कर 4 किलोमीटर, यहाँ से पूरब की ओर चल जाएगी और 4 किलोमीटर चलेगी। ठीक है, पुनः वह उत्तर की ओर मुड़ेगी और 18 किलोमीटर जाएगी। उत्तर की ओर मुड़ने पर 18 किलोमीटर जाएगी, यानी कि आप ये देख सकते हैं ये पूरा 18 जाएगी, तो 10 तो यहाँ से यहाँ तक था, तो ये भी 10 किलोमीटर बनेगा और यहाँ से ऊपर रह जाएगा 8। ये कितना था? यहाँ 4 है, तो ये भी कितना रहेगा? 4। तो ये टोटल पूरा कितना बनेगा? 2 ये है और 4 ये है, तो टोटल जो बनेगी लाइन वो 6 की बनेगी। और ऊपर की तरफ कितना जा रही है? 8। तो यहाँ से ये दूरी बतानी है, यानी ये दूरी कह सकते हैं आप, या इस लाइन में ये दूरी। ठीक है, तो आपको एक चीज़ सिखाई थी मैंने आपको, इसको ए मानो, इसको बी मानो, इसको सी मानो। तो जो ए सी का वर्ग होगा वो ए बी के वर्ग प्लस बी सी के वर्ग के बराबर होगा। यानी 8 का वर्ग कितना होगा? 64, और 6 का वर्ग होगा 36। दोनों को जोड़ेंगे 100 हो जाएगा, 100 का वर्गमूल 10 आएगा। या फिर एक का काम करें, मैंने आपको एक जुगाड़ लिखवाया 3 4 5। 3 4 5 बताया था। 3 4 5 का 3 का दुगुना 6, 4 का दुगुना 8, 5 का दुगुना 10। यहाँ लिख रहा है 6, यहाँ लिख रहा है 8, तो ये कितना हो जाएगा? 10। तो सही आंसर 10, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ये वीडियो में 50 प्रश्न शामिल थे। सारे प्रश्नों का उत्तर हमने दे दिया है। आप अपने जीवन में इन प्रश्नों को जोड़ लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।